शिवपुर गांव में एक राजू नाम का किसान अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। राजू की धर्म पत्नी की मृत्यु प्रिया के बचपन में ही हो गई थी। राजू ने प्रिया को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की और स्वयं ही प्रिया का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब प्रिया जवान हो चुकी थी। प्रिया बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे थे। आज राजू को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो प्रिया से बोला, अरे प्रिया, वो अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? और मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बेटिया। हाँ पापा, वो चूल्हे की लकड़ी गीली थी ना, तो इसीलिए आज खाना बनने में देर हो गई। पापा, आप ऐसा करो, खेत चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। ठीक है प्रिया, और तो मैं खेत जा रहा हूँ। राजू ये कहकर खेतों की तरफ निकल गया और अपने खेतों के काम करने लगा। खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी प्रिया वहां खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई हूँ, आप जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो, अब बाकी का काम बाद में कर लेना। और थोड़ी देर रुक जा प्रिया, और 15-20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ और फिर आता हूँ। नहीं नहीं पापा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा, जल्दी आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों? इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा ही हूँ। हाँ दादी अम्मा, इस जन्म में भी तू दादी अम्मा ही है। चल अब जल्दी से खाना परोस दे, अब बहुत भूख लग रही है मुझे। प्रिया ने राजू को खाना खिलाया और फिर अपने घर चली गई। पास के खेत में काम कर रहा राजेश ये सब कुछ देख रहा था। राजेश राजू का दोस्त था। प्रिया के जाने के बाद राजेश राजू के पास आया और बोला, प्रिया बेटी तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ राजेश, और मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। वो अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे राजू, अरे रामलाल का बेटा है ना विजय, अब वो भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, और तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ उससे। हाँ राजेश, और तू बात चला। आपका सीजन में फसल बिकने के बाद हम बेटियों का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन राजू जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जिसे पार करके राजू को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब राजू खेत जा रहा था तो अचानक ना जाने कहां से एक सांप आ गया। राजू अपनी धुन में चल रहा था, उसने सांप को नहीं देखा और उसने अपना पैर सांप पर रख दिया। सांप ने राजू को डस लिया। ए भगवान, और ये तो मुझे सांप ने डस लिया, और मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहिए। राजू अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने घर के दरवाजे पर आते ही वो गिर पड़ा। प्रिया ने उसे गिरा हुआ देखा तो वो दौड़कर पानी लेकर आई। उसने पानी पी लिया। फिर प्रिया की नजर राजू के पैर पर गई और प्रिया चौंक पड़ी। हे भगवान, बाबा को तो सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर डॉक्टर जी को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। प्रिया राजू को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर डॉक्टर जी के यहाँ जाती है। डॉक्टर जी, जल्दी चलिए, मेरे पापा को सांप ने काट लिया है। डॉक्टर जी प्रिया के साथ जल्दी से प्रिया के घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीर कर जहर निकाला और राजू को कुछ दवाइयाँ पिलाई। इतनी देर में गांव में लगभग सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे और सभी लोग राजू के होश में आने का इंतजार कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद राजू को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर प्रिया से बोला, प्रिया बेटी, मुझे सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा जी, मैंने डॉक्टर जी को बुलाया है, उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद राजू अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, परंतु वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। प्रिया डॉक्टर जी की तरफ देखने लगती है। तब डॉक्टर जी प्रिया को एक किनारे बुलाकर उससे कहते हैं, देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारे बाबा अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी। इस इलाज में लगभग 50-60 हजार रुपए का खर्चा आएगा, तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे। और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर जी ऐसा कहकर चले गए। अब प्रिया बहुत परेशान थी, इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। प्रिया को सोच में डूबा देखकर राजू ने कहा, बेटी प्रिया, तू किस सोच में डूबी है? और बेटा, मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। और मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूं, ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। और मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो, आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा, डॉक्टर जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर के अस्पताल में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाओगे। हाँ बेटिया, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हो बाबा, भगवान बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन प्रिया अपने दोस्त विजय से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल प्रिया और विजय एक दूसरे को पसंद करते थे और राजेश ने विजय के कहने पर ही राजू से प्रिया के बारे में बात की थी, परंतु अब मामला कुछ और ही था। विजय प्रिया की बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो प्रिया, किसी न किसी तरह से हमें पैसे का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारे बाबा अच्छे हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर प्रिया परेशान थी। एक दिन गांव के गणपत चाचा राजू के पास गए और बोले, राजू, वो हमारे गांव के सरपंच है ना, बलराम सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी प्रिया बहुत पसंद है, उन्होंने रिश्ता भेजा है। अगर आप कहो तो मैं बात करूं। वो तो ठीक है गणपत भैया, और लेकिन सरपंच जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास गाड़ी बंगला और पैसे भी बहुत ज्यादा है। प्रिया वहाँ जाएगी तो राज करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और प्रिया को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी प्रिया तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझ कर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार प्रिया से तो पूछ लूं, प्रिया अभी नादान है। तुम उसे समझाओगे तो वह जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं अभी प्रिया से बात कर लूंगा। ठीक है गणपत भैया, फिर आप बात चलाकर देख लो। गणपत वहां से निकला ही था कि बाहर प्रिया मिल गई। प्रिया को देखकर गणपत ने प्रिया को बलराम सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा, देखो प्रिया, बलराम सिंह ने कलावा भेजा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसे लगेगा वो उसे जरूर लगाएगा और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेगा। बिटिया, अपने लिए ना सही तो अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। प्रिया ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन प्रिया ने विजय को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर विजय बोला, नहीं प्रिया,
मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े सरपंच से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन विजय, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उनका इलाज करवा सके, और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और मैं ये नहीं देख सकती। प्रिया, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं 2 दिन के अंदर कर लूंगा। ये कहकर विजय अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में विजय ने ये भी कहा, पिताजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये घर सरपंच के पास 60,000 रुपए में गिरवी रख देता हूँ, और फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और 60-70 हजार इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। ठीक है बेटा, वो तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले, वो हम तेरे साथ है। इसके बाद घर के कागज लेकर विजय सरपंच के पास पहुंचा और उसने कहा, सरपंच जी, मुझे 60,000 रुपए की जरूरत है, और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है कि तुरंत मुझे 60,000 रुपए दे दे। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 60,000 रुपए दे दीजिए। अगले 4 महीनों के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज वापस ले लूंगा। ठीक है, विजय, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 60,000 रुपए का 4 महीनों के लिए 10,000 का ब्याज भी होगा। तुम 4 महीनों में 70,000 रुपए ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। विजय पैसे लेकर सीधा प्रिया के घर पहुंचा और पैसे प्रिया को देते हुए बोला, प्रिया, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। इधर प्रिया और विजय राजू को इलाज के लिए शहर लेकर गए। तो दूसरी तरफ सरपंच को जब पता चला कि विजय ने ये सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वो राजू का इलाज करवा सके और प्रिया की शादी सरपंच के साथ ना करनी पड़े, ये सुनकर सरपंच बौखला उठा और बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन कभी मैं विजय को प्रिया से शादी नहीं करने दूंगा। प्रिया को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना विजय, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ सरपंच के गंदे इरादे थे और विजय राजू का इलाज करवाता है। राजू इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद विजय प्रिया से कहता है, प्रिया, अब तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 70,000 इकट्ठा कर लूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर विजय शहर चला जाता है और वहाँ पर एक वड़ा पाव और समोसे की दुकान लगाकर पैसे कमाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। विजय के पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। विजय अपने गांव आया और सीधा सरपंच बलराम सिंह के पास पहुंचा और सरपंच बलराम सिंह को पैसे देकर बोला, सरपंच जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी प्रिया से शादी ना हो। चला जाए यहाँ से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। सरपंच जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ मत आना, समझा? विजय गुस्से में वहां से चला गया। तब सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। सरपंच के आदमियों ने आधी रात को विजय के घर में आग लगा दी। सरपंच के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, सरपंच ने तो हद ही कर दी। अब
आज उसने विजय के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ हाँ, हम सभी लोग मशाल लेकर उसके घर जाएंगे और उसके घर को आग लगा देंगे ताकि ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर के बाहर पहुंचे। सरपंच को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वो घबरा कर बाहर आया और बोला, गाँव वालों, रुक जाओ, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। तो मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम सभी के ज़मीन के कागज़ भी लौटा दूँगा। ठीक है सरपंच, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तूने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच ने गांव वालों के कागज के साथ विजय के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर विजय और प्रिया की धूमधाम से शादी करवा दी। उनके घर में खुशहाली आई और वो खुशी से रहने लगे। सरपंच भी लोगों की मदद करने लगा और गांव वालों के साथ ईमानदारी से रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और अंत में अच्छाई की जीत होती है।